हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को निरंतर रूप से मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के, क्या पढ़ रहे थे, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। एक किया था थार मरुस्थल, एक किया था अरावली, एक हमने किया था इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान, और चौथा हमने किया था हाड़ौती का पठार। तो ये हमने 4 भागों में विभाजित किए थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ऊपर के ये जो 3 है, थार मरुस्थल, अरावली और जो पूर्वी मैदान है, इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है हाड़ौती का पठार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने पीछे की जो क्लासेस है वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने बेसिक से सबको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जो हाड़ौती के पठार की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये एक प्रकार का क्रिटेशियस काल में आती है। किस काल में? क्रिटेशियस काल में। मध्यजीवी महाकल्प या मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर जो क्रिटेशियस काल आता है वो ज्वालामुखी क्रिया, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उस समय की बात होती है। तो चलिए लिख लेते हैं। हमने कहा कि जो क्या बोलते हैं, इसकी हाड़ौती के पठार की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में यह, यानी जो हाड़ौती का पठार है यह मध्यजीवी महाकल्प या इसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? या इसे नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मिसोजोइक एरा। मिसो यानी जो मध्य का कालखंड आता है, मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में हुई है। किस काल में? क्रिटेशियस काल में हुई है। क्रिटेशियस काल में हुई है इसकी उत्पत्ति। और ये जो क्रिटेशियस काल आता है हमारे पास, कौन सा, ये हमने बात की इस क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था। इस काल में मुख्यतः कौन सी घटनाएं हुई थी? मुख्यतः ज्वालामुखी घटनाएं हुई थी। ये अभी हमने पढ़ ही लिया है। क्या पढ़ा था कि क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी घटना के कारण जो हाड़ौती के पठार है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हमने कहा इस काल में मुख्यतः ज्वालामुखी की घटनाएं हुई थी। ज्वालामुखी की घटनाएं हुई थी। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैंने अभी तक ये समझाने का प्रयास किया है कि जो हाड़ौती का पठार है उसकी उत्पत्ति है वो मध्यजीवी महाकल्प या जिसे मिसोजोइक एरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसोजोइक एरा के क्रिटेशियस काल में हुई है। क्रिटेशियस काल कौन सा काल है? जिसके अंतर्गत मुख्यतः ज्वालामुखी की घटनाएं हुई थी। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हमारा एक पॉइंट आता है कि जो हाड़ौती का पठार है उसकी उत्पत्ति किससे हुई या किसका अवशेष माना जाता है। उत्पत्ति, या फिर आप लिख सकते हैं कि किसका अवशेष है। तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड से। किससे? गोंडवाना लैंड से। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे की क्लास में जब अरावली पढ़ाया था और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ाया था तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो वहाँ से इसको जो उत्पत्ति किस तरीके से हुई है वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने क्या बात की? उत्पत्ति या अवशेष देखे। तो ये उत्पत्ति या अवशेष किसका माना जाता है? ये उत्पत्ति या अवशेष है वो गोंडवाना लैंड का माना जाता है। फिर एक बिंदु आता है कि इसका जो निर्माण है किसका? हाड़ौती के पठार का ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार के कारण हुआ है। तो चलिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट भी समझाने का मैं प्रयास कर देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं आएगा करके जी। तो मैंने कहा है कि इसका निर्माण जो हाड़ौती का पठार है इसका निर्माण
ज्वालामुखी क्रिया के इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी, हमने बात की कि इसका निर्माण जो क्रिटेशियस काल में हुआ है, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार के कारण हुआ है। क्रिया के दरारी उद्गार, ये भी हम देखेंगे कि दरारी उद्गार किस प्रकार से होता है और छिद्र उद्गार कैसे होता है। दरारी उद्गार के कारण हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं कि दरारी उद्गार क्या, ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दरारी उद्गार और एक होती है छिद्र उद्गार। कैसी होती है? छिद्र उद्गार। तो इन दोनों को जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि दरारी उद्गार क्या होता है और जो छिद्र उद्गार क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये हमारे पास एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? ये हमारे पास ज्वालामुखी है और इसका ये क्रेटर है। ये है हमारे पास ज्वालामुखी। और इसी तरीके से एक और दूसरा ज्वालामुखी भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये क्या है? ये है हमारे पास ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका जो उद्गार है वो दो तरीके से होता है। इस तरीके से एक तो मान सकते हैं कि इसका जो उद्गार है वो डायरेक्ट ये जो छिद्र देख रहे हैं आप, ये जो क्रेटर है, इसी से लावा बाहर आए। किससे बाहर आए? इसी से बाहर आए। तो अगर इससे जो लावा बाहर आएगा, इससे क्या बाहर आएगा? लावा जो बाहर आएगा तो वो एक पर्वत की आकृति ले लेगा। कैसी आकृति लेगा? पर्वत की आकृति ले लेगा। लेकिन हमारा जो हाड़ौती का है, हाड़ौती का जो भौतिक प्रदेश है वो एक प्रकार से पठार है। तो ये छिद्र उद्गार तो हो ही नहीं सकता। तो दरारी उद्गार क्या होता है? दरारी उद्गार को समझने के लिए ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो ज्वालामुखी है इसका जो कीप रहता है या इसकी जो नली रहती है उससे इस तरीके की कुछ दरारें बन जाती है। क्या बनती है? दरारें बन जाती है। तो लावा इससे तो निकलता ही है बाहर। क्या निकलता है? तो लावा है वो इससे तो बाहर निकलता ही है, लेकिन साथ साथ में इन दरारों से भी होके बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण ये दरारें यहाँ पे इस तरीके की स्थलाकृति बना देगी। ये किससे बनेगी? ये दरार से बन जाएगी। ये दरार से बन जाएगी स्थलाकृति, और यहाँ पे इससे इसका निर्माण हो ही रहा है। तो ये इस तरीके की लगभग जो स्थलाकृति बन जाती है, मतलब ऊपर का जो शीर्ष का जो भाग है वो नुकीला नहीं रह पाता। इस कारण से ये पठार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। 100 बात की एक बात हमारे पास जो टू द पॉइंट है वो है कि हाड़ौती के पठार है उसका अगर हम निर्माण की बात कर रहे हैं तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, इतना तो श्योर है। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया भी दो प्रकार की होती है, दरारी और छिद्र। तो उसमें भी दरारी उद्गार से हमारे हाड़ौती का पठार है उसका निर्माण हुआ है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारे पास आती है चट्टानें, कि जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो अगर हम चट्टानों की बात करें तो यहाँ पे क्रिटेशियस कालीन चट्टानें हैं। क्रिटेशियस यानी वही ज्वालामुखी का जो छिद्र उद्गार होता है, जो दरारी उद्गार होता है, उसके कारण जो चट्टानें बनती है वो वाली चट्टानें, या फिर इसे कहते हैं जो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है वो बनती है, वो मिलती है यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें। जिन बाह्य आग्नेय चट्टानों को ही बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो है क्रिटेशियस कालीन चट्टानें। कैसी है? क्रिटेशियस यानी ज्वालामुखी कालीन, क्रिटेशियस कालीन चट्टानें हैं यहाँ पे पाई जाती है। और अगर और हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो एक आती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें लास्ट टाइम हमने जब अरावली पढ़ी थी उस टाइम मैंने बताया था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जो आग्नेय चट्टानें होती है वो हमने कहा था दो प्रकार की होती है। एक तो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है और एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है इन्हें कहते हैं बेसाल्टिक चट्टानें। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। और जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है उसको हमने कहा था कि इन्हें है ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और अगर हम बात करें कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें या ग्रेनाइट, वो हमने पढ़ा था ये चट्टानें हैं वो अरावली में पाई जाती है। और जो बेसाल्टिक चट्टानें हैं वो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग ये वाले संरचना की बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ये वाली
जो है बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, बेसाल्टिक चट्टानें हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हाड़ौती के पठार में एक तो हो जाएगी क्रिटेशियस कालीन। क्रिटेशियस का अर्थ होता है जो ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई थी, और दूसरी हो जाएगी बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। बाह्य आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, या इसे ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं बेसाल्टिक चट्टानें। क्या कहते हैं? बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हमने बात की है कि जो हाड़ौती का पठार है उसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है। तो एक हो जाएगा क्रिटेशियस कालीन, कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी क्रिटेशियस कालीन चट्टानें हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी बाह्य आग्नेय चट्टानें, और तीसरी इसे जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं इसे ही बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई परेशानी होने की चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने डीपली पढ़ रहे हैं कि समझ में नहीं आना तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा जो अगला बिंदु है कि हाड़ौती का पठार है, इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तो जो क्षेत्रफल की बात करें कि हाड़ौती का पठार में पूरे राजस्थान का 6.89% आता है। कितना? 6.89% क्षेत्रफल है। या इसका एरिया कितना? एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 6.89। तो एक और पॉइंट, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले हमने हाड़ौती का पठार पढ़ा था। कि कौन सा पढ़ा था? हाड़ौती नहीं, सॉरी, थार का मरुस्थल पढ़ा था, जिसका हमने जो एरिया है 61.11% पढ़ा था। उसके बाद दूसरा था हमारे पास था, वो था 23% वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश, लगभग 23% था। और उसके बाद एक हमने पढ़ा था कि लगभग 9% वाला, जिसे हमने कहा था कि वो अरावली का भाग है। और चौथा अभी हमने पढ़ा है 6.89%। तो ये किसका है? चलो एक एक करके मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है थार का है, ये है पूर्वी मैदान, और ये है अरावली का, और ये किसका है? ये तो आपने अभी पढ़ के आए, अभी जस्ट पढ़ा है। ये देखिए 6.89%, 6.89 है वो आता है किसका? हाड़ौती के पठार का। हाड़ौती के पठार या हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। तो इससे हम एक कैलकुलेट करके जो एक क्षेत्रफल के हिसाब से जो भौतिक प्रदेशों का क्रम है 1, 2 और 3 और 4, तो जो स्थान आता है वो चौथा स्थान आता है। तो चलिए लिखते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल, या जिसे हम कह सकते हैं एरिया की दृष्टि से चौथा बड़ा भौतिक प्रदेश है। चौथा बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो चौथा कैसे हो जाएगा? तो प्रथम की बात करें तो वो हो जाएगा थार का मरुस्थल, दूसरे की बात करें तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरी की बात करें तो वो हो जाएगा अरावली, और चौथा है हाड़ौती का पठार। तो हमने क्या क्या बातें की? हमने कहा है कि ये पूरे राजस्थान का कौन सा रैंक है? इसका रैंक आता है, सॉरी, रैंक तो चौथा है, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो 6.89% भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 6.89% भाग में फैला हुआ है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा बड़ा भौतिक प्रदेश है? चौथा बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बिना किसी टेंशन के। टेंशन तो वैसे होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो भौतिक प्रदेश है, सॉरी, अगला भौतिक प्रदेश नहीं, जो हमारा हाड़ौती के पठार का, अगर हम आगे और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहे तो हमारे पास इसका जो बिंदु आता है वो आता है उपनाम। हाड़ौती के पठार के उपनाम कौन कौन से है? तो उपनामों की बात करें तो इसे कहते हैं लावा का पठार, क्योंकि हमने जस्ट अभी बात की है। क्या बात की है? कि जो ज्वालामुखी का ये जो हाड़ौती के पठार का निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के दरारे उद्गार के कारण हुआ है। तो ज्वालामुखी होगा तो वहाँ से लावा बनेगा, तो लावा से निर्मित जो पठार है इसी के कारण से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लावा का पठार।
तो एक नाम हो जाएगा लावा का पठार, हाड़ौती का उपनाम आता है। दूसरा आ जाएगा, इसे कहते हैं मालवा का पठार। मालवा पठार का विस्तार भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मालवा पठार का, मालवा पठार का विस्तार है, मालवा पठार का विस्तृत रूप भी बोल सकते हैं, या मालवा पठार का विस्तार है ये। तो यानी कि मान लेते हैं, मैं आपको एक कच्चा राजस्थान का मैप बना देता हूँ। ये हमारे पास है राजस्थान का मैप। ये क्या है? ये है राजस्थान का मैप। और हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो यहाँ पे पड़ता है। ये क्या है? ये हमारा है हाड़ौती का पठार। और अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार लगभग यहाँ पे फैला हुआ है। ये जो एमपी का प्रदेश है, एमपी का जो भौतिक प्रदेश आता है, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ये है मालवा का पठार, मालवा पठार। ये मालवा पठार है, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं ना हाड़ौती का पठार, ये मालवा के पठार का, इसी को बोल सकते हैं उत्तरी विस्तार है। क्या बोल सकते हैं? उत्तरी विस्तार है या उत्तर पूर्व का विस्तार है। इस तरीके से बिंदु बन सकता है, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं, इसको इसी मैप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर हम इसको, अगर हम क्या बोलेंगे, वो दिशाओं के अनुसार इसको अगर हम विभाजित कर दे तो ये इस तरीके से विभाजित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व। तो अगर हम हाड़ौती के पठार की बात करें तो वो किसके बीच में आता है? वो आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, या दक्षिण पूर्व में दिशा पड़ती है इसकी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि इसे दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश भी कहते हैं, या कहेंगे, इसे कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहेंगे। और चौथा क्या नाम हो जाएगा? चौथा हमारा है ये हाड़ौती का पठार, जो हम लोग कब से बोल रहे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाड़ा शासकों का क्षेत्राधिकार था। जो प्राचीन समय में जो हाड़ा राजवंश थे उनका क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाड़ौती का पठार। क्षेत्राधिकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाड़ा शासकों का क्षेत्राधिकार था। क्या था? हाड़ा शासकों का क्षेत्राधिकार था। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हमने बात की है कि अगर हम उपनाम की बात करें हाड़ौती के पठार के, तो एक आता है लावा का पठार। लावा का पठार क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ज्वालामुखी निर्मित संरचना है। कौन सी संरचना है? ज्वालामुखी निर्मित संरचना है। तो उस ज्वालामुखी से सीधी सी बात है कि लावा निकलेगा, तो लावा निकलेगा तो इसे लावा का पठार बोल सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है, इसे मालवा का पठार भी, मालवा का पठार का विस्तार है। ये मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर ही दिया है। एक आ जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, वो भी मैंने कैसे है आपको बता दिया है। और एक नाम आता है हाड़ौती का पठार। तो यह हाड़ा शासकों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोगों ने उपनाम पढ़ लिए हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है जनसंख्या, कि जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है। यहाँ पे पूरे राजस्थान के लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी निवास करती है? 11% निवास करती है पूरे राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या हाड़ौती के पठार में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में निवास करती है, या हाड़ौती में निवास करती है। हाड़ौती के पठार में निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 11% जनसंख्या निवास करती है हाड़ौती के पठार में। फिर वही बात, अगर हम क्रम देंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो
निवास करेगी। 40% जनसंख्या हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक पढ़ी थी 39% जनसंख्या, एक हमने अभी पढ़ी है 11% जनसंख्या, और एक पढ़ी है 10% जनसंख्या। क्या क्या पढ़ा है? 40%, 39%, और क्या बोलते हैं 10%, 11% और 10%। ये किस किस में है? तो ये है हमारी, एक तो है थार मरुस्थल में, दूसरी है मैदानी प्रदेश जो पूर्वी मैदान है उसमें। 11% अभी हमने बात की पठार, और 10% है वो अरावली में हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। कौन सा बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा? तीसरा। तो चलिए लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि क्या बोल सकते हैं इसको, हाड़ौती का पठार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा रैंक हो जाएगा? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्या हो जाएगा? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा बड़ा? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। एक काम करते हैं, जो अभी हमने क्षेत्रफल पढ़ा है ना, तो चौथा बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो चौथा बड़े का क्या अर्थ हो जाएगा? यह अर्थ हो जाएगा कि यह सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, ये भी आप लिख लीजिएगा। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि चौथा बड़ा भौतिक प्रदेश, तो भी हो जाएगा हाड़ौती। सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, तो 4 ही भौतिक प्रदेश है, तो सबसे छोटा जो हाड़ौती का पठार ही हो जाएगा। तो हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि हाड़ौती का पठार है वो जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा बड़ा है? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। फिर आगे हमारे पास जो आ जाती है वो है औसत वर्षा कितनी होती है। क्या क्वेश्चन है? औसत वर्षा। अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पे लगभग लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या फिर आप मान सकते हैं कि 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी संख्या होगी, जो भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू 10 से गुणा कर देंगे तो वो आपकी आ जाएगी मिलीमीटर। क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। जैसे 80 सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में कवर करेंगे तो 800 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये आप अपने स्तर पर कन्वर्ट कर दीजिएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो पीछे हम जो पढ़ के आए हैं, क्या क्या पढ़ के आए हैं? हम लोग पढ़ के आए हैं जो, क्या बोलेंगे इसको, जो पीछे के जो हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ के आए हैं उसमें कितनी कितनी मात्रा में वर्षा होती है, तो वो भी अगर हम एक बार देख ले तो मज़ा ही कुछ अलग आ जाएगा। सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और लगे हाथ तो सारा काम भी हो जाएगा। हमने क्या बात की है? ये लीजिए, ये हमारे पास मैप भी आ गया है। तो हमने इसको, ये क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है ये है शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल में जो वर्षा हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 0 से 20 सेंटीमीटर। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसमें हो जाएगी 20 से 40 सेंटीमीटर। अरावली में हो जाएगी 40 से 60 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगी इसमें 60 से, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर। और हाड़ौती का पठार, इसको आप 100 से 120 भी मान सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग माने तो ले सकते हैं 80 से 120। अगर यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या होती है, इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो लिख सकते हैं कि इस भौतिक प्रदेश में, क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये मिट कैसे गया, आ गया आ गया, कभी कभी गायब होता है, कभी कभी आ जाता है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक
प्रदेश है। अगर सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही है तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा है वो अगर जिला देखे, सर्वाधिक वर्षा 2 पॉइंट में देखेंगे। एक अगर हम जिला देखें तो जिला हमारे पास हो जाएगा झालावाड़ जिला। कौन सा जिला? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखेंगे तो स्थान हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे हमने क्या क्या बात की है। हमने बात की है कि जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर औसत वर्षा है वो 100 से 120 मान सकते हैं, या 80 से 120 तक वर्षा होती है। फिर हमने कहा कि यह सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। तो सबसे कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? सबसे कम वाला हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, सबसे कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, या इसको बोल सकते हैं सबसे शुष्क भौतिक प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल वाला भौतिक प्रदेश। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हमने बात की है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हो जाएगा झालावाड़, और स्थान हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। आशा करता हूँ कि आप लोग ये बिंदु आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो आती है, अगला जो बिंदु आता है वो आता है कि दिशा कौन कौन सी है, दिशा कैसी है। जो हाड़ौती का पठार है इसकी दिशा कैसी है। दिशा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ये लीजिए, ये मैप कॉपी हो गया। अगर हम इसकी दिशा की डिवाइडेशन करें तो दिशा किस तरीके से लेंगे? इस तरीके से लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी उत्तर दिशा, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा, ये है हमारे पास जो पश्चिम में है वो है पश्चिम दिशा, और ये हो जाएगी पूर्व दिशा। तो ये हमारे पास जो हाड़ौती का पठार है वो है, ये हाड़ौती का पठार है। ये क्या है? ये है हाड़ौती का पठार। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? न तो ये पूरा दक्षिण में है, न तो ये पूरा दक्षिण में है, न पूर्व में है। कहाँ पे? ये मध्य में पड़ता है। तो इन दोनों की जो दिशा हो जाएगी वही इसकी दिशा हो जाएगी। इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व में। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाड़ौती के पठार की दिशा, हाड़ौती के पठार की दिशा राजस्थान के किस दिशा में आ जाएगी? दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। आशा करता हूँ कि ये बिंदु आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्या समझा है? हमने समझा है कि जो हाड़ौती के पठार की दिशा है वो कौन सी है? वो हो जाएगी दक्षिण पूर्व में स्थित है। किसके दक्षिण पूर्व में? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास आता है जिले कितने हैं इसके अंतर्गत। क्या जाता है? जो हाड़ौती का पठार है इसमें कितने जिले आते हैं। तो अगर हम जिलों की बात करें, चलिए मैं आपको काउंट भी करवा ही देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक जिला पड़ता है, ये लगभग ये इस तरीके से थोड़ा बहुत इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ये एक जिला पड़ता है। ये कौन सा है? ये जिला बूंदी है। बूंदी के पास में आ जाएगा, अलग पेन से मार्क करेंगे, बूंदी के पास में हमारे पास आ जाएगा कोटा। कोटा के बाद ये वाला जो भाग आ जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। और सबसे लास्ट में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा झालावाड़। तो कितने जिले हो जाएंगे? यह 4 जिलों में फैला हुआ है। यह 4 जिलों में विस्तृत है या फैला है। 4 जिलों में विस्तृत लिख देता हूँ ताकि शब्दावली भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो पहला जिला है हमारे पास वो है बूंदी जिला। क्या जिला? बूंदी हो जाएगा। ये हमारे पास लिख भी देता हूँ, ये है बूंदी। उसके बाद ये है कोटा, और ये ब्लू वाला देख रहे हैं ये है हमारे पास 12।
और ये जो ग्रीन वाला है वो हो जाएगा झालावाड़ जिला। कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। तो लिखते हैं कि पहला जिला कोटा, सॉरी बूंदी, दूसरा हो जाएगा कोटा, तीसरा है हमारे पास बारां, और चौथा जिला है, कौन सा जिला है? चौथा जिला है झालावाड़। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के कितने ज़िलों में फैला हुआ है? 4 ज़िलों में फैला हुआ है। पहला हो जाएगा बूंदी, पहला कौन सा हो जाएगा? बूंदी, दूसरा हो जाएगा कोटा, तीसरा हो जाएगा बारां, और चौथा हो जाएगा झालावाड़। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि जो हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के कितने ज़िलों में फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 4 ज़िलों में फैला हुआ है। अब आता है कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो आंसर हो जाएगा बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। क्या हो जाएगा? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो बिंदु आ जाता है वो आ जाता है जनघनत्व। हाड़ौती के पठार का अगर हम जनघनत्व देखें तो जनघनत्व में इसका रैंक है वो दूसरा रैंक आता है। क्या रैंक आता है? दूसरा। तो लिखने का प्रयास करते हैं। जनघनत्व की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश आता है। जनघनत्व की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा बड़ा भौतिक प्रदेश है? दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो अगर हम बाकी के जनघनत्व की बात करें या इनका एक बार क्रम देख ले तो और भी मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला, उसके बाद पहले नंबर पे आ जाएगा इसका मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वहाँ पे जनघनत्व भी सर्वाधिक होता है। तो जनघनत्व की दृष्टि से प्रथम रैंक पे आ जाएगा, वो आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, वो आएगा हाड़ौती का पठार, जो हमने अभी अभी बात की है। हाड़ौती का पठार। जनघनत्व में अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, या फिर अरावली है, वहाँ पे जनघनत्व तीसरे नंबर पे सर्वाधिक है। और अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा थार मरुस्थल। कहाँ पे? थार मरुस्थल। तो आशा करता हूँ आप ये बिंदु समझ गए होंगे। क्या समझाए? जनघनत्व की दृष्टि से अगर हम लोग सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। लेकिन जो हाड़ौती का पठार हम जो भी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, उसका रैंक क्या आ जाएगा? उसका रैंक दूसरा आ जाएगा। तो दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है किस दृष्टि से? जनघनत्व की दृष्टि से। हमने कुछ जनसंख्या वगैरह उनके हिसाब से देखा है। एक बार इसका रैंक क्या क्या आती है वो एक बार वापस देखने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने जो क्रम है या जो स्थान है, स्थान हमने पढ़ा है, हमने किसका पढ़ा है? एक तो पढ़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास आया था 6.89, जिसके हिसाब से इसका जो क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो रैंक था वो था 4th रैंक। दूसरा हमने पढ़ा था जनसंख्या की दृष्टि से। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से ये 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी निवास करती है? 11%। तो 11% के हिसाब से अगर देखिए तो इसका जो स्थान आ जाता है वो आ जाता है 3rd रैंक आया था। 3rd रैंक ही आया था ना, देख लेते चलो। ये देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा रैंक आया था। और अब भी हमने बात की है, क्या बात की है? जनघनत्व। और तो जनघनत्व की दृष्टि से हमारे पास इसका जो रैंक आ जाएगा वो आ जाएगा 2nd रैंक। तो इन तीनों बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हाड़ौती का पठार है, स्थान किसका स्थान है? ये है हाड़ौती पठार का स्थान है। हाड़ौती का जो पठार है उसका स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 6.89%, 4th रैंक आ जाता है।
जनसंख्या की दृष्टि से 11% थर्ड रैंक पे और जनघनत्व की दृष्टि से सेकंड रैंक पे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारे पास इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अगर हम इसके औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई आती है लगभग 500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है, कितनी है? 500 मीटर। कितनी ऊंचाई आ जाती है? लगभग इसकी जो औसत ऊंचाई आ जाती है वो 500 मीटर पे आ जाती है। तो चलिए याद करते हैं, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 500 मीटर। 2-3 बार बोल दीजिए, जिससे क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट ही माइंड में सेट होना चाहिए, वापस पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगला हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है भारत के संदर्भ में जो हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है। तो यह यह किसका भाग है? यह है जो हाड़ौती का पठार है, यह भारत के हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि जो हाड़ौती का पठार है उसका भारत के संदर्भ में, ये क्या बोलेंगे, भारत के संदर्भ में किसका क्या स्थान आता है। तो यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कैसे है ये समझना है तो आप मेरे जो अरावली वाला मैंने जो भाग पढ़ाया था उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि जो पेंजिया, एक तो पेंजिया होता है, क्या होता है, एक पेंजिया होता है, एक पैंतालासा होता है। पेंजिया है वो स्थलीय भाग होता है और पैंतालासा समुद्री भाग होता है। फिर ये जो पेंजिया है इसका दो भागों में विभाजन होता है, एक तो होता है अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड में इसका विभाजन होता है। फिर अंगारा लैंड से जो भारत का है, भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड से बनता है और जो गोंडवाना लैंड है इससे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इससे बनता है। फिर ये प्रायद्वीपीय पठार धीरे धीरे भारत के बोलते विस्थापित होता है और भारत के उत्तरी भाग से जाके टकराता है, जिससे जिससे इनके बीच में जो 33 सागर था, कौन सा सागर था? 33 सागर था, वो दूर हट जाता है। और 33 सागर दूर हटने से दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक होता है थार मरुस्थल का और एक होता है पूर्वी मैदानों का। फिर जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इससे है वो दो चीज़ों का निर्माण होता है, एक तो होता है अरावली का और दूसरा निर्माण होता है हाड़ौती के पठार का। तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बिंदु आता है, क्या बिंदु आता है हमारे पास? ये बिंदु आता है कि हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है। हाड़ौती के पठार की अगर प्रमुख नदी की बात करें तो वो नदी आती है चंबल नदी। कौन सी नदी आती है? चंबल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। चंबल नदी का अगर हम बहाव क्षेत्र देखने का प्रयास करें तो ये है हमारे पास। वैसे तो हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम पढ़ ही रहे हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ से जो चित्तौड़ के बैसरोडगढ़ से एक नदी निकलती है, फिर ये कोटा में प्रवेश करती है। कोटा के बाद बूंदी के बाद वापस कोटा में आती है, फिर यहाँ से होके निकल जाती है और ये आगे जाके इटावा में किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। किस में? यमुना में मिल जाती है। तो यहाँ से इसकी अनेक बहुत सारी जो सहायक नदियाँ आके मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसके जो प्रमुख नदी हो जाएगी वो हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी। आशा करता हूँ कि ये बिंदु आप समझ गए होंगे। हमने बात की है कि जो हाड़ौती का पठार है उसकी प्रमुख नदी आती है वो आती है चंबल नदी। कौन सी नदी? प्रमुख नदी आती है चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो बिंदु है वो है यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती है। तो फसलों की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में ज़्यादातर मसालेदार सब्जियां बनती है। जो मसाले की जो सब्जियां होती है वो ज़्यादातर यहाँ पे
उगाई जाती है या इसकी जो खेती की जाती है। मसालेदार फसलें, क्या बोल सकते हैं, मसालेदार फसलें। इसके अंतर्गत हम देखें कि कौन कौन सी है, तो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी कपास। कपास क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है, और कपास के लिए काली मिट्टी एक प्रकार से उसके लिए कुदरती करिश्मा है। क्या है, कुदरती करिश्मा है। इसके अंदर कपास बहुत अच्छी तरीके से होता है। और एक फसल हो जाएगी सोयाबीन। दो प्रमुख फसलें हैं, तो आप इन दोनों का ध्यान रखेंगे कि कपास से वो सर्वाधिक है वो हाड़ौती के पठार में। क्यों, क्योंकि काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी है तो सीधी सी बात है, काली मिट्टी में सर्वाधिक जो अच्छी फसल होती है वो होती है कपास, अच्छे से होता है, और सोयाबीन। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बिंदु आता है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमारे पास आती है, एक तो आती है इसे बोलेंगे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या फिर वर्टिसॉल भी बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे, तो हमने बात की है कि यहाँ यानी हाड़ौती के पठार में यहाँ मुख्यतः पहली कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, या इसे ही बोलते हैं कभी कभी, इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, या फिर इसे ही बोलते हैं वर्टिसॉल। किस नाम से, वर्टिसॉल। अगर आप वर्टिसॉल की बात करें तो बाकी भी जो मृदा पाई जाती है एक बार उन्हें भी देख ले तो अपना काम, बहुत सारा काम है वो, लगभग सारा काम खत्म हो जाएगा। ये वर्टिसॉल वाला ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये सॉल्व के चक्कर में ये हमारी सॉल्व निकाल देता है। क्या करता है, सॉल्व निकाल देता है। ये हमारे है वो, ये हमारा कौन सा है, ये है थार मरुस्थल, ये है अरावली, ये है मैदान प्रदेश, और ये है हमारे पास हाड़ौती का पठार। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये सबसे पहला बिंदु है अरावली। अरावली में जो मृदा पाई जाती है उसे कहते हैं एरिडीसॉल। एरिड का अर्थ ही होता है रेत। एक तो होगी एरिडीसॉल और दूसरी हो जाएगी अल्फीसॉल। क्या हो जाएगी, सॉरी अल्फी नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटीसॉल। क्या बोलेंगे, एंटीसॉल। आगे अगर हम बात करें कि अरावली में इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है, कौन सी, इंसेप्टिसॉल। फिर हम बात करें कि जो मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहेंगे अल्फीसॉल। क्या कहेंगे, अल्फीसॉल, जिसे क्या मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। फिर बात आती है हमारे पास कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हाड़ौती के पठार में अभी हमने बात की है वर्टिसॉल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, काली मिट्टी भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ही बोलेंगे रेगुर मृदा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमने बात की है कि जो हाड़ौती के पठार में तीन मुख्यतः मिट्टियाँ हैं वो कुछ जिसे कहते हैं काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, क्या कहेंगे, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या वर्टिसॉल। फिर हमने बात की है, एक बार हमने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, कौन से, थार मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का पठार। इनके अगर हम अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो देखें तो सबसे पहली आती है थार मरुस्थल में। हमने बात की है यहाँ पे एरिडीसॉल या एंटीसॉल मृदा पाई जाती है। फिर हमने बात की अरावली में इंसेप्टिसॉल। फिर हमने बात की है कि जो मैदानी प्रदेश है वहाँ पे अल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। और चौथा बिंदु है वो वर्टिसॉल, जो कि हाड़ौती के पठार में, जिसे अभी अभी बात करके आए हैं, क्या बोलते, काली मिट्टी भी बोलते हैं और रेगुर मृदा भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हमारे पास बिंदु आती है कि हाड़ौती के पठार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। क्या बिंदु आती है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है हाड़ौती के पठार की, इसकी हाड़ौती के पठार की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम बिंदु लगा के देखें तो पहला बिंदु आता है कि यह पठारी प्रदेश विंध्यन एवं मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे जो चट्टानें हैं, चट्टानों के अंतर्गत हमने पहले ही देख रखी है, यहाँ पे विंध्यन एवं मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है।
तो लिख लेते हैं यहाँ, यह यानी हाड़ौती के पठार में विंध्य, विंध्य यानी जो मध्य प्रदेश में जो पहाड़ पड़ता है, विंध्याचल पर्वत, जो पहाड़ियों की जिस श्रेणी है विंध्याचल पर्वतमाला, उस टाइप की चट्टानें एवं, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें, मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। यहाँ विंध्य एवं मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है, विंध्य एवं मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो दूसरी विशेषता देखते हैं, यह अरावली प्रदेश व विंध्याचल पर्वतों का संक्रांति प्रदेश है। क्या कहा, यह अरावली प्रदेश व विंध्याचल पर्वतमाला का संक्रांति प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, संक्रांति प्रदेश है। संक्रांति प्रदेश से क्या अर्थ हुआ, संक्रांति प्रदेश है। संक्रांति प्रदेश से ये तात्पर्य है कि ये जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, जो हाड़ौती का पठार है, संक्रांति का अर्थ एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि ये मिक्सर है, यानी दोनों का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। अब देखें कि किस तरीके से मिश्रण है। तो हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। क्या करते हैं, नई स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या है, ये है राजस्थान का मैप। और हमने बात की है कि जो, क्या बात की है, जो अरावली है, अरावली किस तरीके से है, अरावली लगभग इस तरीके से फैली हुई है। कैसी है, इस तरीके से। और दूसरी जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में इस तरीके से है। कैसे है, इस तरीके से। ये हमारे पास हो जाएगा अरावली, ये क्या है, ये है अरावली, और ये है विंध्याचल पर्वत। ये क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला, जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों के बीच का ये जो हमारा जो हाड़ौती का भाग है, ये हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारे पास हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं, इसकी भी विशेषता इसके अंतर्गत आएगी और इसकी भी विशेषताएं इसके अंतर्गत आएगी। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से मिक्सर है। किन दोनों का, अरावली व, ये एक प्रकार से मिक्सर है, या फिर इसे बोलेंगे मिश्रण है, या फिर इसे बोलेंगे संक्रांति है। और बहुत सारे जो मिक्सर के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, वो सारे शब्द यहाँ पे सूट होते हैं। तो ये किन किन का जो मिश्रण है वो हो जाएगा, एक हो जाएगा अरावली का मिश्रण है, और अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इन दोनों का मिश्रण है। संक्रांति प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सबसे पहले बिंदु जो पढ़ा है वो पढ़ा है यहाँ विंध्य एवं मालवा क्रम की चट्टानें। मालवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मालवा क्रम की चट्टानें मुख्यतः, लेकिन ये थोड़ी बहुत, ये मालवा का जो हाड़ौती का पठार है वो मालवा का उत्तरी विस्तार बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मालवा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। एक हमने बात की कि ये बोल तो विंध्याचल पर्वतमाला का यहाँ पे मिक्सर है अरावली और उसका, तो फिर सीधी सी बात है कि विंध्य क्रम की चट्टानें भी यहाँ पे पाई जाएगी। दूसरा बिंदु है, यह अरावली प्रदेश और विंध्याचल पर्वतमाला का संक्रांति प्रदेश है, या मिक्सर है, या मिश्रण है। तो वो किस तरीके से है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो तीसरी इसकी विशेषता आती है, तीसरी विशेषता कौन सी है, तीसरी विशेषता हो जाएगी यहाँ महान सीमा भ्रंश स्थित है। हाड़ौती के पठार में महान सीमा भ्रंश स्थित है, जिसे GBF भी बोल सकते हैं या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी बोल सकते हैं। बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में। तो लिख लेते हैं, तीसरी विशेषता है हमारे पास हाड़ौती के पठार में महान सीमा भ्रंश
सीमा प्रंश, या इसको बोलेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, या इसको लिखते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? हाड़ौती के पठार में। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, किसकी बात करें? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के विस्तार की बात करें, तो विस्तार में आता है यह सवाई माधोपुर से बूंदी के बीच में, बूंदी के बीच में लगभग जहाँ पे चंबल नदी बहती है, चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहाँ पे वो गहरी घाटियाँ बना देता है, तो वही एक प्रकार से महान सीमा प्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? महान सीमा प्रंश कहलाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास बिंदु आता है वो आता है यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। क्या, कौन सी चट्टानें? यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें। ये मैं बात आपको चट्टान, जब हम हाड़ौती के पठार के अंदर चट्टानें पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने देख लिया था कि यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो अभी वापस ये तो समझाने की बात नहीं है कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो क्या होती है। ये होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें। कैसी चट्टानें होती है? बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है। तो एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ। मैं क्या समझाता हूँ आपको? मैं समझाता हूँ कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें? जो आग्नेय चट्टानें हैं ये अलग है, हाँ, सारा मिक्सर मत कर देना। आग्नेय चट्टानें हैं वो दो तरह की होती है, एक तो होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ये मैंने अरावली पढ़ाई थी तब बताया था कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है वो, उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें भी बोल सकते हैं, और जो बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है उन्हें बेसाल्टिक चट्टानें बोलते हैं, बेसाल्ट चट्टानें भी बोल सकते हैं। बेसाल्ट चट्टानों में मुख्य रूप से जो पत्थर खनिज होते हैं, कैसे खनिज? पत्थर खनिज, वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है उनमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनकी अगर हम उपलब्धता की बात करें तो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में। और अगर हम बात करें कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं या जिन्हें कहते हैं ग्रेनाइट, जहाँ पे धात्विक खनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, वो मुख्य रूप से अरावली में पाए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बिंदु आप समझ गए होंगे। क्या कर लिया होगा? समझ गए होंगे। ये अलग है पूरा, आप इसको आप अलग लेंगे। हमारे जो नोट्स बन रहे हैं वो ब्लैक पेन से बन रहे हैं। किस पेन से? ब्लैक पेन से। फिर जो अगला जो बिंदु आता है पांचवा, यहाँ पे क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। क्रिटेशियस का अर्थ वही हुआ कि जिस काल में ज्वालामुखी हुआ, तो ज्वालामुखी के जो शंकु उद्गार है या फिर जो दरारी उद्गार है, उस कारण से वहाँ पे भी जो चट्टानें हैं वो कौन से काल की है? क्रिटेशियस कालीन, यानी ज्वालामुखी कालीन है। तो लिख लेते हैं क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है? क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। वही हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्रिटेशियस कालीन है ये क्या होता है? क्रिटेशियस कालीन का अर्थ होता है जिस समय जो यहाँ पे मतलब एक प्रकार से ज्वालामुखी से निर्मित, जो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें होती है वो क्रिटेशियस कालीन चट्टानें कहलाती है। कैसी चट्टानें कहलाती है? क्रिटेशियस कालीन चट्टानें कहलाती है। तो आशा करता हूँ ये बिंदु भी आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो अगला जो हमारे पास जो छठा इसकी जो विशेषता आती है, यहाँ कैसी, यहाँ पेन चेंज नहीं हुआ, क्या करना है यार, सब मिक्स हो जाता है। छठा बिंदु लिखते हैं बलुआ पत्थर का जमाव। कैसे पत्थर का? बलुआ पत्थर का जमाव, बलुआ पत्थर का जमाव। तो अगर हम बात करें कि यहाँ बलुआ पत्थर का जमाव है, तो बलुआ पत्थर का जमाव क्यों है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बलुआ पत्थर का जमाव का कारण है मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों का होना, बेसाल्ट चट्टानों का
जमाव होना, जहाँ पे बेसाल्ट चट्टान का अर्थ होता है कि वो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं, और बाह्य आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से जो है किसका जमाव होगा, वो होगा बलुआ पत्थर, यानी पत्थर खनिज का सर्वाधिक जमाव है। इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पत्थर खनिज का सर्वाधिक जमाव, या बोल सकते हैं एक प्रकार से अधात्विक खनिजों का जमाव। क्या बोलेंगे, अधात्विक खनिजों का जमाव है। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम रिपीट करते हैं कि यहाँ पे महान सीमा भ्रंश स्थित है, जिसे GBF या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इसका विस्तार सवाई माधोपुर से बूंदी के बीच में है, लगभग जो जहाँ से चंबल नदी बहती है वही है। यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टाने का अर्थ होता है बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टाने में पत्थर खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और स्लेटी पत्थर आते हैं, उनका जमाव अधिक होता है। और ये जो चट्टानें हैं वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। फिर अगला हमारा जो पांचवा बिंदु है वो है, यहाँ पे क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। कैसे चट्टानें, क्रिटेशियस कालीन चट्टानें पाई जाती है। क्रिटेशियस कालीन का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कैसी है, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें पाई जाती है। फिर अगला बिंदु हमारे पास जो छठा बिंदु है वो है, यहाँ पे बलुआ पत्थर का जमाव है। कैसे पत्थर का, बलुआ पत्थर का जमाव है। बलुआ पत्थर से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे पत्थर खनिजों या अधात्विक खनिज है उनका जमाव अधिक है। अधात्विक खनिजों का जमाव का मुख्य कारण है बेसाल्टिक चट्टानों का पाया जाना। कौन से खनिज का, बेसाल्टिक चट्टानों का। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला जो इसकी जो सातवीं विशेषता आती है, बहुत सारी विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों, बने रहिए चैनल पर। तो जो अगली जो विशेषता है कि जो हाड़ौती के पठार में एकमात्र धात्विक खनिज पाया जाता है, बाकी सारे के सारे धात्विक खनिज है वो अरावली में पाए जाते हैं। खाली एकमात्र जिसका नाम आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हाड़ौती के पठार में। तो यहाँ कहाँ, हाड़ौती के पठार में यहाँ एकमात्र धात्विक खनिज एल्यूमिनियम का जमाव है। किसका जमाव है, एल्यूमिनियम का जमाव है। एल्यूमिनियम का जमाव है, यानी जो अधात्विक खनिज है वो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज है वो, सॉरी जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज मुख्यतः लगभग सारे के सारे है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं अरावली में पाए जाते हैं। अरावली में क्यों, क्योंकि जो अरावली है, अरावली में जो चट्टानें हैं वो कैसी है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो एकमात्र ऐसा खनिज है जो कि बाह्य आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो अगला जो ये जो बिंदु है ये सत्य साबित होता है कि यहाँ एकमात्र धात्विक खनिज एल्यूमिनियम का जमाव है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का जमाव है, पहला ही ऑप्शन में दे दिया होगा अरावली में, तो लोग सोचते हैं कि ये धात्विक खनिज है तो सीधी सी बात है कि अरावली में आएगा करके, लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार। अगर हम आठवें बिंदु की बात करें तो यहाँ पे अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। कैसे खनिज, यहाँ अधात्विक खनिजों की प्रधानता है, अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। अधात्विक खनिजों की प्रधानता का मुख्य कारण क्या है, वही यहाँ पे जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, जो चट्टानें हैं वो कैसी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानें हैं। कैसे चट्टानें हैं, ये जो अधात्विक खनिज है वो कहाँ इनका जमाव ज़्यादा होगा, जहाँ पे बेसाल्टिक चट्टानें होगी। बेसाल्टिक चट्टाने का अर्थ होता है कौन सी चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानें। और बाह्य आग्नेय चट्टानों का जमाव है वो कहाँ पे सर्वाधिक है, वो है हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती के पठार में इनका जमाव है। तो अधात्विक खनिजों की प्रधानता हाड़ौती के पठार में है। कहाँ पे है, हाड़ौती के पठार में। अगली विशेषता लेते हैं तो हमारे पास आता है कि यहाँ मृदा है वो कैसी है,
अगर हम मृदा की बात करें, वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है, यहाँ काली मृदा की प्रधानता है। कैसी मृदा है? काली मृदा की प्रधानता, काली मृदा की प्रधानता। अगर हम काली मृदा के बारे में दो चार बातें देख ले तो कोई बुराई नहीं है। क्या नहीं है? कोई बुराई नहीं है। जो काली मृदा है, इसके बनने का मुख्य कारण क्या है कि जो लावा होता है वो गर्म होता है, लावा ब्लैक कलर का होता है, और जो लावा से निर्मित जो चट्टानें होती है, जो लावा है इसी का विखंडन होता है। लावा चट्टानें होती है, क्या होती है? लावा चट्टानें ब्लैक कलर की होती है, और यही विखंडित होके फिर काली मिट्टी का निर्माण करती है। क्या करती है? काली मिट्टी का निर्माण करती है। और अगर हम बात करें कि काली मृदा को और किस किस नामों से भी जाना जाता है, तो वो देखें तो काली मृदा है वो, काली मृदा को बोलते हैं कपासी मृदा। क्या बोलते हैं? कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है। इससे एक और नाम आता है रेगुर मृदा। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी बोलते हैं। अगला और कपासी मृदा के बारे में या काली मृदा के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो जल धारण क्षमता होती है, जल को धारण करने की क्षमता, यानी जल को अपने अंदर, क्या बोलते हैं उसको, संचित करके रखने की, जो जल धारण करने की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। किसकी? काली मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। किसकी होती है? काली मृदा की जल धारण, यानी जल को धारण करना, जल को अपने अंदर बचा कर रखना, यानी उसको जमीन में अवशोषित होने से रोकना। और अगर हम और काली मृदा के बारे में पढ़े तो काली मृदा है वो राजस्थान में, यह राजस्थान में सबसे कम पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे कम पाई जाने वाली मृदा है। राजस्थान में क्या लिखेंगे? राजस्थान में, राजस्थान में सबसे कम पाई जाने वाली मृदा, सबसे कम पाई जाने वाली मृदा, सबसे कम पाई जाने वाली मृदा भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप 9 पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। तो हम रिपीट करते हैं कि यहाँ एकमात्र जो धात्विक खनिज है वो एल्यूमिनियम का जमाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से बाकी जो धात्विक खनिज है वो सारे के सारे अरावली में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आंतरिक आग्नेय चट्टानों का जमाव है। लेकिन जो हाड़ौती का पठार है उसमें बेसाल्टिक चट्टानों का जमाव है। इसलिए एकमात्र एल्यूमिनियम जो खनिज है, जो कि धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है, उसका जमाव है। 8वां हमारे पास बिंदु आता है, यहाँ अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। कैसे खनिजों की? अधात्विक खनिजों की प्रधानता है। अधात्विक खनिज वहाँ पाए जाएंगे जहाँ बेसाल्टिक चट्टानें होगी। बेसाल्टिक चट्टानों का तात्पर्य है बाह्य आग्नेय चट्टानें, और बाह्य आग्नेय चट्टानें है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। यहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कब बनेगी? क्योंकि जो ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, जो कि लावा चट्टानें होती है, वो ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि लावा जलकर एकदम राख हो गया होता है, तो उससे जो निर्मित चट्टानें होती है वो ब्लैक कलर की होती है। और फिर यही जो चट्टानें हैं वो विखंडित होकर के काली मिट्टी का निर्माण करती है। काली मिट्टी को कपासी मृदा और रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मृदा को कपासी और रेगुर मृदा भी बोलते हैं। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, और ये राजस्थान में सबसे कम पाई जाने वाली मृदा है। क्यों? क्योंकि जो हाड़ौती का पठार है वो सबसे छोटा पठार है। कैसा पठार है? सबसे छोटा पठार है, तो सबसे कम मृदा भी इसी में पाई जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है, हम कहाँ तक? 9 तक पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो 10वां बिंदु आता है वो आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। क्या कहा इसने? कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की
दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा राजस्थान में, राजस्थान में प्रवेश देखे। तो ये जो प्रवेश है वो हाड़ौती के पठार से होता है। कहाँ से होता है? हाड़ौती के पठार से। कहाँ से होता है? हाड़ौती के पठार से। तो चलिए इसको मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक तरीके से कच्चा जो है वो, इसको मैं पूरे एक अलग ही तरीके से समझाता हूँ। जो आगे के जो भी मानसून है, तो चलिए यहीं पे समझाता हूँ। हाँ, दूर दूर जाने का, ज़्यादा स्लाइडें नहीं बनाने का, नहीं तो फिर आप ही बोलोगे कि इतनी स्लाइडें बना देते हो सर जी। ये हमारे पास हो गया। ये क्या है? ये एक तरीके से कच्चा हमारा जो इंडिया का मैप है। लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी लाइक वाइक कर दो, आपके लिए मेहनत करके बनाया है। तो हमारा जो राजस्थान आप पड़ता है वो पड़ता है यहाँ पे। एक बार मैं राजस्थान को इससे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा आता है, राजस्थान पड़ता है, और ये हमारा जो है वो आता है हाड़ौती का पठार। इस तरीके से मान लेते हैं कि यही है। तो हम लोग, हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो ये वाला पार्ट आता है। ये क्या है? ये है हमारा हाड़ौती का पठार। ये क्या है? हाड़ौती का पठार। जो मानसून आता है, क्या आता है? मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो, जो भारत का जो ये वाला हिस्सा पार्ट आता है, इससे टकरा के दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो हो जाता है यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। तो एक तो शाखा बन जाती है अरब सागर की, और दूसरी बन जाती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो यहाँ पे एक जो पहाड़ियाँ पड़ती है शिलोंग में, शिलोंग, शिलोंग जो कि मेघालय में आता है। यहाँ पे एक तीन पहाड़ियाँ आती है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंती। ये तीन जो पहाड़ियाँ आती है, इन पहाड़ियाँ ये कीपाकार होने के कारण लगभग लगभग ज़्यादातर वर्षा यहाँ पे कर देते हैं। फिर ये इसको इस तरीके से जो पश्चिम की ओर भेज देते हैं। कहाँ भेजते? पश्चिम की ओर भेज देते। तो इसका जो प्रवेश है वो सबसे पहले कहाँ हो जाएगा? इसका जो प्रवेश है वो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ हो जाएगा? ये प्रवेश कर जाएगी हाड़ौती के पठार में। फर्स्ट प्रवेश इनका माना जाएगा हाड़ौती के पठार में। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। इसमें समझाना क्या चाह रहा है कि इसमें जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं लिखा क्या? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की शाखा आ रही है, कौन सी शाखा आ रही है? बंगाल की शाखा है, वो राजस्थान में हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है। ये मानसून आ गया, ये इसकी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? वो करेगी हाड़ौती के पठार से। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि और इससे कोई बेहतर तरीके से समझा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारे पास बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां बिंदु। कौन सा बिंदु है? 11वां बिंदु। तो 11वां बिंदु है वो है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो भी हो जाएगा हाड़ौती का पठार। क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। तो इसको अगर हम समझे तो इसको किस तरीके से समझेंगे? इसको समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास राजस्थान का मैप है। ये क्या है? ये है राजस्थान का मैप। अगर मैं इसको अरावली को अलग से बोलते, इसको जो डिवाइडेशन है वो करूँ तो वो लगभग लगभग इस तरीके से होता है। क्या होता है? ये हमारे पास हो जाएगा थार मरुस्थल, ये हो जाएगी अरावली, ये हो जाएगा मैदान, और ये हो जाएगा
हाड़ौती का पठार। क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो हम हाड़ौती को जो थार का मरुस्थल है उसको भी लगभग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क। तो जो शुष्क है उसका हो जाएगा 0 से 20 सेंटीमीटर, और जो अर्ध शुष्क है उसका हो जाएगा 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर अरावली में हो जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर। फिर मैदानी जो प्रदेश आता है वहाँ पे हो जाएगा 60 से 80। क्या लिखेंगे? 60 से 80 या फिर 60 से 100 सेंटीमीटर भी कभी कभी मान लेते हैं यहाँ पे कि इतनी वर्षा होती है। और जो हाड़ौती के पठार की औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 80 से 120 या 100 से 120 भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। तो ये देखिए जो औसत वर्षा है वही सर्वाधिक है। ये क्या है? ये है औसत वर्षा अधिक सर्वाधिक होगी तो वो एक तरीके से सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, तो वर्षा भी सर्वाधिक हो जाएगी, वर्षा सर्वाधिक हो जाएगी तो वो एक प्रकार से कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु हो जाएगी। वहाँ पे यानी कि बहुत वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। और अगर हम एक और इसका बिंदु देखें, क्या आता है? सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा के अंतर्गत हम देखें, अगर भौतिक प्रदेश पूछ ले, भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आ जाए तो वो बन जाएगा हाड़ौती का पठार। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछ ले तो वो हो जाएगा झालावाड़। और अगर स्थान पूछ ले तो स्थान में हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन है वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कभी गलत नहीं करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई भौतिक प्रदेश है तो वो है हाड़ौती का पठार। फिर हमने बात की कि जो ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि थार के मरुस्थल में 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40, 40 से 80, 60, फिर 60 से 80 हो जाएगा, फिर 80 से 120 हो जाएगा। तो वैसे भी औसत वर्षा अगर सर्वाधिक है तो वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला भी भौतिक प्रदेश कहलाएगा। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? अति आर्द्र जलवायु आ जाएगी। अति आर्द्र जलवायु आ जाएगी तो सर्वाधिक वर्षा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, अगर भौतिक प्रदेश पूछे तो वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो वो हो जाएगा झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास जो 12वीं विशेषता आती है, कौन सा बिंदु है? 12 नंबर पे। 12 नंबर पे है हाड़ौती का पठार सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार सर्वाधिक आर्द्र, सर्वाधिक आर्द्र, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। तो ये बिंदु भी लगभग लगभग पीछे के बिंदु से ही मिलता जुलता है। सर्वाधिक आर्द्रता होगी तो सर्वाधिक आर्द्रता से तात्पर्य है कि वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी हो जाएगी? अति आर्द्र जलवायु हो जाएगी। कैसी जलवायु हो जाएगी? अति आर्द्र जलवायु होगी। अति आर्द्र जलवायु से वही तात्पर्य है, वर्षा है वो मैक्सिमम वर्षा होगी, यानी सर्वाधिक वर्षा होगी। अधिकतम वर्षा होगी कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होगी। अगला जो बिंदु है वो है, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र जिसे हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं वो स्थित है। अतः यह प्रदेश या हाड़ौती के पठार में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। अतः यहाँ हाड़ौती के पठार, अतः यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। सबसे नदियाँ तो वैसे यहाँ सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र जो कि हमने बात की थी मुख्य नदी के अंतर्गत चंबल नदी आती है। तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र का निर्माण होता है उसे नदी तंत्र या चंबल नदी तंत्र कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा नदी तंत्र जिसे कहते हैं चंबल नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र
स्थित हैं। तो ये बिंदु भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं इसकी विशेषता के अंतर्गत ही। जो अगला जो बिंदु है, सर्वाधिक जल अपर्दन की समस्या से ग्रसित। आपको पता होगा हमने क्या कहा, हमने कहा सर्वाधिक जल अपर्दन। जल अपर्दन, जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे जल अपर्दन कहते हैं। जल अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश की समस्या से ग्रसित प्रदेश, किस समस्या से ग्रसित प्रदेश है? जल अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार। क्यों? क्योंकि जो जल अपर्दन है वो सर्वाधिक जल अपर्दन अगर कोई करती है, यह सर्वाधिक जल अपर्दन के लिए या अवनालिका अपर्दन के लिए जो प्रसिद्ध नदी आती है वो आती है चंबल नदी। सर्वाधिक जल अपर्दन करती है, यह अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक चंबल नदी करती है। और चंबल नदी किस पठारी प्रदेश की या किस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदी है? तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार की। किसकी? हाड़ौती के पठार की। तो हाड़ौती के पठार में ये समस्या सर्वाधिक होगी। तो आशा करता हूँ यहाँ ये बिंदु भी आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या बात की? हमने बात की है सर्वाधिक जल अपर्दन की समस्या से ग्रसित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जल अपर्दन करती है वो चंबल नदी करती है। और चंबल नदी किस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदी है? तो आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है। इस प्रदेश में अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र का अर्थ होता है जिसका उद्गम स्थल फिक्स नहीं हो और समाप्ति स्थल भी फिक्स नहीं हो। जिस नदी का उद्गम स्थल फिक्स नहीं और समाप्ति स्थल भी पता नहीं हो। तो हमने क्या बात की? हमने बात की है कि यहाँ का हाड़ौती के पठार में यहाँ अधर या क्या बोलेंगे, यहाँ अस्पष्ट, यहाँ अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। प्रवाह तंत्र पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि अधर स्पष्ट ये जो प्रवाह तंत्र है ये क्या होता है? अधर स्पष्ट प्रवाह तंत्र मतलब ऐसी नदियाँ जिसका जो उद्गम है उस स्थल का फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, और इसका जो समाप्ति स्थल है मतलब ये कहाँ पे समाप्त होती है उसका भी फिक्स नहीं हो। क्या नहीं हो? फिक्स नहीं हो। ऐसी नदियाँ जिसका उद्गम स्थल फिक्स नहीं हो और समाप्ति स्थल भी फिक्स नहीं हो। तो क्वेश्चन बनता है कि इससे एक मिलता जुलता नाम हम पढ़ेंगे नदियों में, अंत प्रवाह क्षेत्र। अंत प्रवाह की जो नदियाँ होती है, अंत प्रवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, अंत प्रवाह तंत्र। तो ये अंत प्रवाह तंत्र क्या होता है? तो ये वैसे तो नदियों वाला टॉपिक है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। क्या बता दूं शॉर्ट में? एक तो होता है अंत अपवाह तंत्र। क्या तंत्र? अंत अपवाह तंत्र। और एक होता है अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र। अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र, ये दो बिंदु है हमारे पास। दो प्रकार की जो नदियाँ हैं वो हम पढ़ रहे हैं। एक को इसके अंतर्गत और भी आती है अरब सागरीय नदी तंत्र, और जो बंगाल के खाड़ी में ले जाती है वो बंगाल वाली भी कहलाती है। तो हम वो बिंदु नहीं है हमारा, ये प्रमुख बिंदु है अंत प्रवाह तंत्र, अंत अपवाह तंत्र। अंत अपवाह तंत्र का अर्थ होता है वे नदियाँ जिनका क्या, जिनका जो उद्गम है, उद्गम तो फिक्स है लेकिन जो समाप्ति स्थल है, जो समाप्ति स्थल है वो फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। समाप्ति स्थल का पता नहीं, वो लगभग जाते जाते पता नहीं कैसे मतलब ऑटोमेटिक ही विलुप्त हो जाती है। लेकिन अगर अस्पष्ट जो अधर प्रवाह तंत्र है उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वे नदियाँ जिसका जो उद्गम है, उद्गम भी पता नहीं, उद्गम भी फिक्स नहीं है, और जिसका जो समाप्ति स्थल है, क्या जो समाप्ति वो कहाँ जाके समाप्त होती है वो भी फिक्स नहीं है। कहीं कभी कभी अगर पानी ज़्यादा हो तो आगे भी चली जाती है, और अगर पानी की मात्रा कम हो, पानी की आवक कम हो तो फिर वो जल्दी से समाप्त भी
हो जाती है। क्या हो जाती है? जल्दी से समाप्त भी हो जाती है। तो हमने क्या क्या बिंदु पढ़ा है, क्या क्या बिंदु पढ़े हैं वो एक बार वापस देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि हाड़ौती का पठार सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक आर्द्रता से तात्पर्य है कि वहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र हो जाएगी, अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी, और वहाँ पे वर्षा भी है वो सर्वाधिक होगी। यहाँ सबसे बड़ा नदी तंत्र चंबल नदी तंत्र स्थित है। सर्वाधिक जल अपरदन की समस्या से ग्रसित प्रदेश की बात करें तो वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जल अपरदन है वो चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी, और ये हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी है। 15वें बिंदु की बात करें तो यहाँ अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र पाया जाता है। अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र का अर्थ होता है ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम फिक्स नहीं हो और जो समाप्ति है वो भी फिक्स नहीं हो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर आगे हमने बात की है, क्या बात की है? हमने बात की है कि इसी तरीके का एक मिलता जुलता एक और शब्दावली आती है जिसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अंत प्रवाह तंत्र और अस्पष्ट अधर प्रवाह तंत्र। तो अंत अपवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियाँ आती हैं जिनका जो उद्गम स्थल है वो तो फिक्स होता है, वो तो फिक्स होता है यानी निश्चित होता है, जो सबको पता होता है कि जैसे कि जो क्या बोलेंगे घग्गर नदी है अंत अपवाह तंत्र की नदी है जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, तो वो बात तो फिक्स है। लेकिन उसका जो समाप्ति स्थल है वो पता नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाके समाप्त होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हिमालय के वहाँ पे जो वर्षा है वो अधिक होगी तो पानी की आवक ज़्यादा होगी, तो पानी जो नदी है वो आगे तक बहेगी, वरना उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी। और स्पष्ट अदर प्रवाह तंत्र का तात्पर्य है वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल भी फिक्स नहीं हो और जो समाप्ति स्थल है वो भी फिक्स नहीं हो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कौन सी विशेषता हो गई, हमने पढ़ी है 15 तक पढ़ी है। तो हमारी जो अगली जो विशेषता है वो 16 नंबर पे आती है, जहाँ सहरिया जनजाति का निवास है। यहाँ कहाँ? यहाँ यानी हाड़ौती के पठार में, यहाँ सहरिया जनजाति का निवास है। सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। अगर हम सहरिया जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें, किसके बारे में देखें? सहरिया जनजाति के बारे में, तो इसकी ये है 12 जिले की शाहबाद तहसील में निवास करती है। ये कहाँ निवास करती हैं? 12 जिले की शाहबाद जो तहसील आती है, कहाँ पे? 12 जिले की शाहबाद जो तहसील है उसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। मुख्य रूप से सर्वाधिक जो उनका बसाव है वो 12 जिले में ही है। ये जो जूमिंग कृषि करते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, जो जूमिंग कृषि होती है, कौन सी कृषि? जूमिंग कृषि, जिसको बोलते हैं वात्रा। क्या बोलते हैं? वात्रा। या फिर कहीं कहीं पे एक और भी नाम आता है जिसे बोलते हैं वालरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात्रा या वालरा। और सहरिया जनजाति के बारे में एक और बिंदु आता है कि यहाँ पे इनका जो एक मेला लगता है, सीता बाड़ी मेला। क्या नाम आता है? सीता बाड़ी मेला, जो कि सहरिया जनजाति का प्रमुख है। यह लगता है वो केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पे लगता है? केलवाड़ा 12 में। और ये जो सीता माता का मेला है वो सीता बाड़ी का मेला, यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और एक और अगर हम बात करें सहरिया जनजाति के बारे में, तो वो प्रमुख बिंदु आता है कि यह एकमात्र जनजाति, क्या बोलेंगे उसको, आदिम जनजाति की श्रेणी, आदिम जनजाति सूची में शामिल, आदिम जनजाति की सूची में शामिल
राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र जाति है, एकमात्र जनजाति है। कैसी जाति है? एकमात्र जनजाति है। तो हमने क्या बात की है? हमने ये बात की है कि क्या बात की है मुझे भी नहीं पता, चलो लिखते हैं कि यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति का जो निवास है वो 12 जिले के शाहबाद तहसील में है, और ये जो 12 जिला है वो किसमें आता है? वो आता है हाड़ौती के पठार में आता है। इनके द्वारा जो जमीन कृषि की जाती है उसे कहते हैं वात्रा या वालरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वात्रा या वालरा। फिर अगला है इनका जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो बहुत प्रसिद्ध आता है। क्या आता है? सीताबाड़ी का मेला प्रमुख है, जो कि कहाँ पड़ता है? केलवाड़ा 12 में पड़ता है। ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कुंभ लिख दिया गया, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। फिर है आदिम जनजाति की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। कौन सा जनजाति है? सहरिया जनजाति है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगला जो है हमारे पास बिंदु कौन सा है? 17 नंबर पे। कौन सा बिंदु है? 17। 17 पे खतरा। क्या हो जाएगा? 17 पे खतरा। झालावाड़, इसका एक जिला पड़ता है झालावाड़। हाड़ौती के पठार का एक जिला आता है। हाड़ौती के पठार में हमने 4 जिले बोले थे, एक हमने बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। तो ये झालावाड़ है, इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये बिंदु भी आप ध्यान रखिए। वैसे ये इतना सरल कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बन जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर राजस्थान की औद्योगिक नगरी की बात करें तो वो भी कोटा आती है। फिर अगर हम और किसके बारे में, कोटा के बारे में देख रहे हैं तो कोटा को क्या बोलते हैं? कोटा बोलते हैं राजस्थान की औद्योगिक नगरी। क्या बोलते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी है वो कोटा कहलाती है। और क्योंकि यहीं पे जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो यहीं पे है। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक जो क्षेत्र है वो भी कहाँ पाया जाता है? वो भी कोटा जिले में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये 2 बिंदु आप समझ गए होंगे। कौन कौन से 2 बिंदु? एक हमने बात की है झालावाड़ के बारे में। झालावाड़ है जो कि हाड़ौती के पठार में स्थित है। ये जो झालावाड़ है इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। और अगला जो है कोटा जिले के बारे में आती है, इसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। और ये यहीं पे एक और स्थित है जिसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। क्या स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे।